हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सब ऑडिटर उप अंकेक्षक जिसका एग्ज़ाम का डेट 5 जुलाई 2026 को है। उम्मीद करता हूँ इस एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हमारे द्वारा आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया में जहाँ भी आपके ऑडिटर और सब ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ के प्रश्नों को भी यहाँ पर कराया जा रहा है ताकि एग्ज़ाम में आपके प्रश्न फंस जाएं। इसके साथ ही साथ जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसे भी मैं अपने सेशन में कराता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं। आज का ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 16 है। इससे पहले मैंने आपको 15 क्लासेस और दिया है दोस्तों। 15 क्लासेस आपका हो चुका है सब ऑडिटर का। यदि आपने नहीं देखा है या आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से उन सेशंस को भी आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि इसमें हम लोग अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट सभी के क्वेश्चंस करते जा रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। इसके साथ मैं फिर से एक बार जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को। जो व्यक्ति पीडीएफ खरीदना चाहते हैं हमारे इस सेशन का रिवीजन के लिए, वो लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8962530503। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो हम आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे दोस्तों। ओनली पीडीएफ की प्राइस मैंने रखा है दोस्तों 99 रुपीज़। 99 रुपीज़ में आप लोगों को संपूर्ण 20 पीडीएफ दिया जाएगा, 20 पीडीएफ। ये आपका मिनिमम है, इससे अधिक भी दिया जा सकता है दोस्तों। जैसे क्लासेस होंगी आपको मिलेगा। और इन 20 पीडीएफ के साथ आपको वन लाइनर भी दिया जा रहा है। वन लाइनर जो रहेगा वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है दोस्तों, ताकि आपके रिवीजन में ये बहुत ही हेल्पफुल रहे, ठीक है। बहुत मददगार आपको साबित होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो लोग क्लास नंबर 1 से नहीं पढ़े हैं वो प्लीज़ पढ़ लें। जिनका भी एग्जाम है सब ऑडिटर का, एकदम क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को निकाल करके दिया जा रहा है दोस्तों, और सभी चीज़ों को यहाँ पे विस्तार से समझाया भी जा रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर से करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को हर एक विषय की निःशुल्क में तैयारी कराई जा रही है। 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। हर चीज़ों को विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, न केवल आपका ये सब ऑडिटर एग्जाम के लिए, बल्कि आने वाले जो निकट भविष्य में शिक्षक भर्ती हो गया, सीजीपीएससी का एग्जाम्स हो गया, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, आपका एसीएफ का एग्ज़ाम हो गया, एबीओ का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। यहाँ तक सीटेट का भी एग्ज़ाम हो गया। सबके लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस हम लोग देंगे, ठीक है। सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाएंगे। मैथ्स की क्लासेस होंगे, रीजनिंग की क्लासेस हो गई, आपका जीएस की हो गई, सीडीपी का हो गया, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, और आपका जो वर्तमान में सीजी सेट होने वाला है, सीजी सेट, इसकी भी तैयारी हम लोग कराएंगे सिर्फ पेपर 1 की। लेकिन सीजी सेट के पेपर 1 की तैयारी करवाएंगे हम लोग दोस्तों। और ये क्लासेस जल्द शुरू होने वाली है थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से। एमसीक्यू भी रहेगा इसमें और आपका थ्योरी भी रहेगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम का डेट कब है? 4 अक्टूबर 2026 को है, ठीक है। तो जिनका मास्टर्स हो गया या लास्ट ईयर वाले होंगे जो मास्टर्स कर रहे होंगे वो लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पेपर 1 50 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इसमें, और 100 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। इसकी तैयारी भी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। चलिए वापस आते हैं सब ऑडिटर के टॉपिक पर और शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। ध्यान रखेंगे ये इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है दोस्तों। अर्थशास्त्र का ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम डील करेंगे, और ये भाग 2 रहेगा इसका। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 डाला है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील किया मैंने, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, और क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा दोस्तों। जो लोग अभी तक एक बार भी नहीं देखें वीडियो, वो जरूर से क्लास नंबर 1 से देखें। और जो लोग पीडीएफ बाय करना चाहते हैं, जिनको समय कम लग रहा है, जो लोग जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं या मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप करके 99 रुपीज़ पे करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे पीडीएफ के साथ आपको वन लाइनर भी तैयार किया जा रहा है। वन लाइनर भी आपको मिलेगा परीक्षा के पहले, और जैसे क्लास होते जा रही है वैसे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है सीमांत प्रतिस्थापना। सीमांत प्रतिस्थापना दर अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस जिसको कहते हैं, का घटना निम्नलिखित में से किस वक्र की दर्शाता है, किस कर्व की विशेषता को दर्शाता है। सीमांत प्रतिस्थापना जो आपके मार्जिनल रेट होते हैं, इसकी सब्स्टिट्यूशन एमआरएस, इसकी घटना निम्नलिखित में से किस वक्र की विशेषता होती है। उत्पादन संभावना वक्र, तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, या मांग वक्र, या फिर बजट रेखा। आज का जो सेशन है ये थोड़ा आपका मॉडरेट लेवल का रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। इकोनॉमिक्स का 15 क्वेश्चन आने को है, तो आपको सब प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, इजी भी, मॉडरेट भी, और आपका टफ लेवल भी। तो सीमांत प्रतिस्थापना दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का घटना किस वक्र की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है दोस्तों, तटस्थता वक्र अर्थात इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तटस्थता वक्र जो होता है आपका, ये मूल बिंदु की ओर उन्नत दर अर्थात आपका जो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन की ओर होता है, क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है, हाँ, जो उपभोक्ता है वो आपकी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, वह दूसरी वस्तु को क्या करने लगता है, छोड़ने लग जाता है। उसकी दर, छोड़ने की दर कम हो जाती है, मतलब छोड़ना शुरू कर देता है
ना, दूसरी वस्तु की दर मतलब प्राप्त करने की दर कम हो जाती है, मतलब वो छोड़ने लग जाता है, घटाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापना की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका मान लीजिए उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा है, तो वह दूसरी वस्तु की छोड़ने की दर को क्या कर रहा है, घटा रहा है। यही क्या है, इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत, यदि किसी वस्तु की, देखिए क्वेश्चन को जब पढ़े ना आप लोग, तो कम से कम 2 बार एटलीस्ट पढ़ें। जब थोड़ा आपको जटिल लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, तो क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार 3 बार रीड करें और इसे समझने का प्रयास करें। हालांकि एग्जाम में आपके पास समय को देख करके आपको काम करना है वहाँ पर, ठीक है। तो एक बार में समझ ना आए तो आप पहले 100 प्रश्न बना लें, उसके बाद फिर से इसको बनाने के लिए आएँ ऐसे कंडीशंस में, ठीक है, ना कि आप इसे जल्दीबाजी में लगा दें। डू और डाई वाला कंडीशन है, अपना बेस्ट दीजिए और रिजल्ट प्राप्त करिए, पॉजिटिव रिजल्ट। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत, लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से अधिक ग्रेटर देन 1 है, तो वस्तु की कीमत में कमी होने पर कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत, लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से अधिक ग्रेटर देन 1 है, तो वस्तु की कीमत में कमी होने पर कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुल व्यय घटेगा, कुल व्यय बढ़ेगा, कुल व्यय अपरिवर्तित रहेगा या कुल व्यय शून्य हो जाएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों कुल व्यय क्या होगा, बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब मांग लोचदार हो, जब आपका लोच हो मतलब इलास्टिसिटी हो, है ना, और वो भी क्या इलास्टिसिटी बड़ा है, 1 से ग्रेटर देन टू 1 हो, तो कीमत घटने पर जो उपभोक्ता होते हैं वस्तु की मांग में बहुत अधिक वृद्धि करता है, जिससे उसका कुल व्यय क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन टू इकाई से होगा, एक से ज़्यादा बड़ा होगा, तो कीमत घटने पर क्या होगा, उपभोक्ता वस्तु की मांग में बहुत अधिक वृद्धि करेगा। कीमत घटेगा तो जो आपका कंज्यूमर है, वो जो आपका मटेरियल है, वस्तु है, उसकी मांग में बहुत अधिक वृद्धि करेगा वो, जिससे उसका कुल व्यय क्या होगा, बढ़ जाएगा, खर्च जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है अल्पावधि उत्पादन फलन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का संबंध निम्नलिखित में से किस नियम से है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का संबंध निम्नलिखित में से किस नियम से है। पैमाने के प्रतिफल का नियम, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, मांग का नियम या सम सीमांत उपयोगिता नियम। अल्पावधि उत्पादन फलन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का संबंध किससे है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अल्पावधि में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और कुछ आपके परिवर्तनशील होते हैं। अल्पावधि में उत्पादन का जो कुछ साधन है ना, वो क्या है, कुछ आपका स्थिर है और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। और इस स्थिति में जो उत्पादन के नियमों को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या उत्पादन के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, जब सीमांत लागत आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है और औसत लागत जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट से कम हो जाता है, क्या हो जा रहा है, कम हो जाता है, तो औसत लागत की प्रवृत्ति क्या होती है। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। जब मार्जिनल कॉस्ट औसत लागत से कम हो जाता है तो औसत लागत की प्रवृत्ति जो उसका नेचर है वो कैसे होगा, औसत लागत बढ़ती है, औसत लागत घटती है, औसत लागत न्यूनतम स्थिर होती है या औसत लागत शून्य हो जाती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों औसत लागत क्या होगी, आपका घटती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, औसत लागत क्या घटती है। जब तक सीमांत लागत जो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है और औसत लागत है ना, जिसको एवरेज कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, से कम रहता है, तब जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, जब एमसी आपका है ना मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है, तब एवरेज कॉस्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। स्थिर कब होगा, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है, तब ये स्थिर हो जाता है। ठीक है, और अगर मार्जिनल कॉस्ट औसत लागत से ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपका औसत लागत बढ़ेगी। और यहाँ पर स्थिति ऐसा है कि जब मार्जिनल कॉस्ट है जो वो औसत लागत से कम है, तो ऐसे कंडीशन में औसत लागत क्या होगा, घटेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लागत और उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर भी शून्य नहीं होती। कुल परिवर्तनशील लागत है ना, ऐसी कौन सी लागत है पूछ रहा है जो उत्पादन की मात्रा में अगर शून्य हो जाए तो भी वो शून्य नहीं होती। कुल परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत, कुल बंधी या फिर आपका स्थिर लागत या फिर औसत परिवर्तनशील लागत। सही उत्तर दोस्तों कुल बंधी, जिसे स्थिर लागत भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। स्थिर लागत मतलब जैसे आपके कारखाने का किराया या स्थायी कर्मचारियों का जो वेतन है ना, उत्पादन शून्य होने पर भी उनको देना ही पड़ता है।
स्थिर लागत इसको बोल रहे हैं जैसे आपका जो कारखाने का जो किराया है, मान लीजिए कोई किराए पे आपने घर लिया है, अब उस कमरे में नहीं भी रह रहे हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब आपका जो कंज्यूमिंग है, आप नहीं भी रह रहे हैं, ज़ीरो है, आप नहीं रह रहे वहाँ पे, मतलब ज़ीरो ही है, तो भी आपको क्या देना पड़ रहा है, उसके लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो यही उत्पादन शून्य है दोस्तों, कुल बंदी स्थिर लागत हो गई ये चीज़। ठीक है, प्रश्न है कॉस्ट उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर भी शून्य नहीं होती, कब? कुल बंदी या स्थिर लागत पर। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका, जैसे मैं बताया एग्जाम्पल, कारखाने का जो किराया है या स्थायी कर्मचारियों का वेतन आपको देना ही पड़ेगा। उत्पादन मतलब आपका शून्य है, मतलब फैक्ट्री यदि आपका बंद है उसके बावजूद भी क्या हो जा रहा है, आपको शून्य होने पर भी आपको देना ही पड़ रहा है, तो वो शून्य नहीं कहला रहा है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सी है, कुल बंदी या फिर इसको स्थिर लागत बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अल्पाधिकार ओलिगोपोली। अल्पाधिकार ओलिगोपोली बाजार में फिक्स्ड मांग वक्र किंक डिमांड कर्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2 बार अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ था दोस्तों, अलग अलग स्टेट्स के। अल्पाधिकार ओलिगोपोली बाजार में फिक्स्ड मांग वक्र किंक डिमांड कर्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल, पॉल स्वीजी, एडवर्ड चैम्बरली या फिर जॉन रॉबिन्सन? सही उत्तर है दोस्तों पॉल स्वीजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए पॉल स्वीजी जो है आपका, उन्होंने अल्पाधिकार बाजार में कीमतों की स्थिरता अर्थात प्राइस रिजिडिटी को समझाने के लिए उन्होंने जो आपका किंग मार्क कर्व है ना, इसका सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, इसे याद रखिएगा, पॉल स्वीजी ने। और क्या समझाने के लिए? बाजार में कीमतों की स्थिरता को समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है विभेदात्मक एकाधिकार। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस बाजार की स्थिति में ही संभव हो सकता है? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस बाजार में स्थिर स्थिति में संभव हो सकता है, ये प्रश्न है। विभेदात्मक एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता या फिर आपका एकाधिरात्मक प्रतियोगिता या फिर एकाधिकार या द्वैधिकार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकार मोनोपोली। ठीक है, मूल्य जो आपका विभेदीकरण केवल एकाधिकार में संभव होता है, जो मोनोपोली होता है ना, जो आपका मूल्य विभेदीकरण होता है वो केवल एकाधिकार में संभव है, जहां आपका विक्रेता एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है। मोनोपोली यही है ना, कि आपका जहां विक्रेता जो है एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ता जो आपके कंज्यूमर्स हैं उसको अलग अलग कीमत पर बेच सकते हैं, मोनोपोली है इसका। नेक्स्ट है साधन बाजार फैक्टर मार्केट में आभास लगान क्वासी रेंट की अवधारणा किसने दी थी? ठीक है, प्रश्न है साधन बाजार फैक्टर मार्केट में आभास लगान की अवधारणा किसने दी थी? डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या जे.एम. कीन्स? सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। याद आपको समझ में ना आए जो चीज़, उसको रट लीजिएगा, समय कम है इसलिए रट ही लीजिएगा उसको, है ना। पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, प्रिंट आउट करके उसको बार बार रिवीजन मल्टीपल टाइम करते चलिए। साधन जो आपका बाजार है उसमें आभास लगान क्वासी रेंट की अवधारणा किसने दी थी? डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या जे.एम. कीन्स? सही उत्तर है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और इनके अनुसार जो आपका मानव निर्मित जो पूंजीगत उपकरण होते हैं, है ना, जैसे कि आपका मशीन हो गया, उससे अल्पकाल में प्राप्त होने वाले जो अतिरिक्त आय को आभास लगान कहते हैं। मान लीजिए आपने कुछ जेसीबी मशीन खरीद लिया और उससे जो आपको शुरुआती दौर पे आय आना शुरू है, उसी को क्या बोलते हैं? आभास लगान, है ना, क्योंकि अल्पकाल में उनकी आपूर्ति क्या हो गई? स्थिर है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वासी रेंट, आभास लगान। नेक्स्ट है साधन के प्रतिफल के सिद्धांत के अनुसार आर्थिक लगान। साधन के प्रतिफल के सिद्धांत के अनुसार जो आपका आर्थिक लगान, इकोनॉमिक रेंट, उस साधन को प्राप्त होता है जिसकी आपूर्ति पूर्णतः लोचदार हो, पूर्णतः बेलोचदार हो, कम लोचदार हो या फिर अनंत हो। तो इसका उत्तर है दोस्तों कम लोचदार हो, लेस देन परफेक्टली इलास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका जो आर्थिक लगान किसी साधन की न्यूनतम आपूर्ति मूल्य, है ना, जैसे आपका वो ट्रांसफर अर्निंग्स हो गया, इससे ऊपर प्राप्त होने वाले जो अधिशेष हैं, जो साधन की आपूर्ति सीमित या कम लोचदार होने पर ही मिलता है। ठीक है, आर्थिक लगान उस साधन को प्राप्त होता है जो आपका न्यूनतम आपूर्ति मूल्य, मतलब ट्रांसफर अर्निंग से भी ऊपर प्राप्त होने वाला जो अधिशेष है, उसको साधन को आपूर्ति सीमित या कम लोचदार होने पर ही मिलता है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहा जाता है? ठीक है, ये सब चीज़ों को पहले भी क्लासेस में बता दी हूँ दोस्तों आपने। नेशनल इनकम क्या होता है ना, पर कैपिटल इनकम क्या होता है, आपका जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये सभी चीज़ें पहली क्लासेस में हो चुकी हैं।
आपने नहीं पढ़ा होगा तो समझ लीजिएगा। मुद्रास्फीति, आपका डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया बहुत अच्छे से। निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम कहा जाता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट? सही उत्तर क्या होगा? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी, है ना। साधन लागत पर शुद्ध जो आपको राष्ट्रीय उत्पाद, जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जिसे कहते हैं, उसी को देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय भी क्या कहा जाता है ना। देश की राष्ट्रीय आय भी उसी को कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट आपका नेशनल फैक्टर जो हो गया फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी जिसको बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना जो होती है, डबल काउंटिंग की समस्या से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जबकि दोहरी गणना जो होती है, डबल काउंटिंग, इसकी समस्या से बचने के लिए किस मेथड का प्रयोग करते हैं? आय का विधि, मूल्य वर्धित विधि, व्यय विधि या आयात निर्यात विधि? सही उत्तर है दोस्तों मूल्य वर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड, ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन के जो प्रत्येक चरण पर केवल मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडिशन को ही जोड़ करके दोहरी गणना की समस्या को क्या करते हैं? रोका जाता है ना। क्या बोल रहा हूँ? उत्पादन का जो प्रत्येक चरण होता है उस पर ही आपका केवल मूल्य वृद्धि जो हो रही है, वैल्यू एडिशन, उसे ही जोड़ करके दोहरी गणना की समस्या से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं दोस्तों। यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बढ़ रही है लेकिन आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी घट रही है, तो इसका अर्थ क्या होता है? बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो बनेगा ही आपका। ऑप्शन है, विदेशों से शुद्ध साधन आय, NFIA धनात्मक है, विदेशों से शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है, देश में मंदी आ गई है, या फिर व्यापार संतुलन अधिशेष में है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विदेशों से शुद्ध साधन आय, ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। ठीक है, यदि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय कम कमा रहे हैं मान लीजिए, है ना, और भारत में रहने वाले जो विदेशी अधिक पैसा बाहर भेज रहे हैं कमा करके, तो जीएनपी का मान जीडीपी से क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो अधिक है, लेकिन ग्रॉस नेट प्रोडक्ट जो है वो कम हो जा रहे हैं। एक बढ़िया एग्जांपल बताया हूँ, यदि जो भारतीय मूल के जो बाहर रहते हैं, अलग कंट्रीज में रहते हैं, तो उन लोग क्या हो रहे हैं? कम कमा रहे हैं, पैसा कम कमा रहे हैं, और कम कमा के भारत कम भेज रहे हैं, समझ लीजिए। और भारत में रहने वाले जो विदेशी हैं वो अधिक पैसा कमा करके बाहर भेज रहे हैं, तो जीएनपी क्या हो रहा है दोस्तों? जीडीपी से कम हो जा रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्स के रोजगार सिद्धांत, किन्स के थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार अर्थव्यवस्था में संतुलन का निर्धारित होता है, किस प्रकार होता है? किन्स के रोजगार सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ किन्स। जहाँ पूर्ण रोजगार होता है, जहाँ प्रभावी मांग इफेक्टिव डिमांड होती है, जहाँ बचत शून्य होती है, या जहाँ बाजार दर न्यूनतम होती है? सही उत्तर है दोस्तों जहाँ प्रभावी मांग होती है, इफेक्टिव डिमांड, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, किन्स के आपका रोजगार सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कि जैसे जैसे आय बढ़ती है आपका उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग में होने वाली जो वृद्धि है आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है, क्योंकि लोग कुछ हिस्सा क्या करते हैं? सेविंग्स भी करते हैं, बचाते भी हैं दोस्तों। तो ये आपका इफेक्टिव डिमांड होता है, जहाँ प्रभावी मांग होता है। ये अर्थव्यवस्था में संतुलन कहाँ निर्धारित हो रहा है? जहाँ प्रभावी मांग हो रही है। ठीक है, जैसे आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप ज़्यादा खर्च करेंगे, लेकिन कुछ हिस्सा आप क्या करेंगे? सेविंग्स भी करेंगे, बचाएंगे। तो ये आपका किंग्स की थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का सिद्धांत है, जिसमें अर्थव्यवस्था का संतुलन हो रहा है। नेक्स्ट है उपभोक्ता का मनोवैज्ञानिक नियम, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, किसने प्रतिपादित किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, मनोविज्ञान नियम, उपभोग का मनोविज्ञान नियम किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रपोज किया था? मिल्टन फ्रीडमैन, J.M. किन्स, J.M.S. मिल, या फिर इरविंग फिशर? सही उत्तर है दोस्तों J.M. किन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति के किस माप को सुलभ मुद्रा या व्यापक मुद्रा, ब्रॉड मनी भी कहा जाता है? मुद्रा के आपूर्ति के किस माप को सुलभ मुद्रा, ठीक है, सुलभ मुद्रा या व्यापक मुद्रा, ब्रॉड मनी कहा जाता है? M1, M2, M3, M4? इसका सही उत्तर है दोस्तों M3, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, M3 आरबीआई द्वारा जो आपका प्रयुक्त मुद्राएं हैं उसके मापों में M3 को व्यापक मुद्रा, ब्रॉड मनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता के पास जमा जो राशि है उसके साथ साथ बैंकों की सावधि जमा, जिसको टाइम डिपॉजिट्स भी शामिल होता है, उसमें कहा जाता है ना। सावधि जमा मतलब टाइम डिपॉजिट्स। तो M3 क्या है आपका, है ना, M3 जो आरबीआई के द्वारा प्रयुक्त मुद्रा है, जो मुद्रा है उसके मापों में M3 को व्यापक मुद्रा, ब्रॉड मनी कहा जाता है। और इसमें जो जनता है उसके पास जो पैसा जमा है, जो राशि है, उसके साथ साथ बैंकों की जो आपकी टाइम डिपॉजिट्स हैं, सावधि जमा है, वो भी शामिल होती है। ठीक है,
तो सुलभ मुद्रा या व्यापक मुद्रा कहा जाता है किसको, M3 को भी। नेक्स्ट है साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल के गुणात्मक तरीकों क्वालिटेटिव मेथड्स में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल को गुणात्मक तरीकों, ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड्स में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन या नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बैंक दर या आपका CRR जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, या आपका OMO हो गया, है ना, जिसको हम बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव होते हैं ये सब। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, है ना। और जो मार्जिनल आपका मनी होते हैं, जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसको बदलना एक क्या है आपका चयनात्मक या आपका गुणात्मक उपाय है। बल्कि जो आपका बैंक दर हो गया या CRR हो गया या OMO हो गया, ये सब क्वांटिटेटिव उपाय है जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मार्जिनल आवश्यकता में परिवर्तन, जो कि आपका एक चयनात्मक या गुणात्मक उपाय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिलिप्स वक्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिलिप्स वक्र किन दो आर्थिक चरों के बीच विपरीत संबंध दर्शाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिलिप्स जो कर्व है वो कौन से दो आर्थिक चरों के बीच विपरीत संबंध दर्शाता है, विपरीत ना, अपोजिट। मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और गरीबी, या आयात और निर्यात। तो इसका सही उत्तर दोस्तों मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, फिलिप्स कौन है आपके, जो आपके एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे ये, है ना। इनके द्वारा जो प्रतिपादित ये वक्र जो है जिसको बोलते हैं आपका फिलिप्स वक्र, है ना, ये वक्र ये दर्शाता है कि यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम करनी है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को यदि कम करना है तो थोड़ी मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को स्वीकार करना ही होगा। यदि आपको मतलब जैसे अब देखिए महंगा चीज कर देंगे तो आदमी को मजबूरन क्या करना पड़ेगा, रोजगार करना ही पड़ेगा, है ना, कैसे जिएगा वो। इसलिए महंगाई को यहाँ पे बढ़ाते जाते हैं ताकि आपका इनडायरेक्टली आपका बेरोजगारी कम हो। तो इसलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, फिलिप्स का कर्व। याद रखेंगे दोस्तों इस चीज को, महंगाई बढ़ाएंगे तो आदमी झक मार करके क्या करेगा, काम करेगा, काम करेगा तो क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, फिलिप्स का वक्र यही कहता है। नेक्स्ट है लाफर वक्र। लाफर वक्र किसके बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है, कर की दर और कर का राजस्व, आय और उपभोग, मूल्य और मांग, मुद्रास्फीति और रोजगार। सही उत्तर दोस्तों कर की दर और कर राजस्व, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, आपके जो ऑथर लाफर हैं उन्होंने ये दिखाया था कि कर की दर को एक सीमा से अधिक बढ़ाने पर जो आपकी कर है उसकी दर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या रेट है जो उसकी दर को यदि ज़्यादा एक सीमा से अधिक बढ़ाने पर सरकार का जो कुल राजस्व होता है वो बढ़ने के बजाय घटने लगता है, क्योंकि लोग काम करने की प्रेरणा खो देते हैं उस समय में, है ना। ठीक है, जो आपका टैक्स है अगर उसकी दर को एक सीमा से अधिक बढ़ाएंगे तो सरकार के कुल राजस्व क्या बढ़ने के बजाय घटने लगता है, क्योंकि लोग काम करने की प्रेरणा उससे क्या करेंगे, खो देंगे, है ना। टैक्स ज़्यादा बढ़ा देंगे, टैक्स कटेगा ज़्यादा, तो उससे क्या होगा दोस्तों, सरकार का मतलब इनडायरेक्टली आपका क्या होगा, ब्याज मतलब जो राजस्व है वो घटने लगेगा, लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यदि सरकार अपने राजस्व से अधिक व्यय करती है, यदि सरकार अपने राजस्व से अधिक खर्च करती है और इस घाटे को पूरी करने के लिए नोट छापती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण, जिसको डिमोनेटाइजेशन भी कहते हैं, हीनार्थ प्रबंधन, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, डेफिशिएट फाइनेंसिंग, ऋण स्थगन, या बजट अधिशेष। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका हीनार्थ प्रबंधन, जिसे घाटे की वित्तीय व्यवस्था भी डेफिशिएट फाइनेंसिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जब सरकार अपने बजट जो है उसके घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेती है या नई मुद्रा का सृजन करती है ना, नया मुद्रा मतलब आपको समझ रहे, नया नोट का सृजन कर रही है, तो इसे घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, डेफिशिएट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है क्राउडिंग आउट प्रभाव। क्राउडिंग आउट इफेक्ट तब होता है जब सरकारी व्यय में वृद्धि से निजी निवेश कम होता है, निजी निवेश बढ़ने से सरकारी व्यय कम हो जाता है, कर दरों में कमी से विदेशी निवेश बढ़ता है, या मुद्रास्फीति के कारण उपभोग घट जाता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट तब होता है जब आपका सरकारी व्यय में वृद्धि से तेज निजी जो है आपका निवेश कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, देखिए जब सरकार बाजार से बहुत अधिक उधार ले लेती है तो ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, बिल्कुल बढ़ती हैं, और जिससे निजी जो कंपनी है उसके लिए ऋण महंगा हो जाता है। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, लोन लेना महंगा हो जाएगा, और उनका क्या हो जाएगा, निवेश जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो उससे घट जाएगा।
इसलिए सरकारी व्यय में वृद्धि से निजी निवेश कम हो जाता है, याद रखेंगे इस चीज को, क्राउडिंग आउट इफेक्ट है ये। नेक्स्ट है भारत में भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चालू खाता करंट अकाउंट में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता। भारत में भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चालू खाते में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। वस्तुओं का व्यापार, दृश्य व्यापार, सेवाओं का व्यापार, अदृश्य व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई, या एक पक्षीय हस्तांतरण रेमिटेंसेस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई, विदेशी निवेश एफडीआई और एफपीआई तथा जो आपकी विदेशी ऋण उसको भुगतान संतुलन के लिए पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट में शामिल किया जाता है, चालू खाते में नहीं किया जाता। याद रखेंगे किस में करेंगे, कैपिटल अकाउंट में करेंगे, ना कि आपके करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में। जो आपका कैपिटल अकाउंट है उसी में ही किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को चालू खाते में निम्नलिखित में शामिल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि आपका ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कारण, विदेशी निवेश तथा विदेशी ऋणों को भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में ही शामिल किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है जे वक्र प्रभाव, एक आएगा ये जो आपका कर्व वाला है ना, जितना भी कर्व प्रभाव बताया, जैसे फिलिप्स का बताया हूँ आपको या लाफर कर्व बताया था अभी, तो एक ना एक कर्व से क्वेश्चन बनेगा ही। अब जे कर्व इफेक्ट का संबंध है किससे, ये देखिए मुद्रास्फीति की दरें से, मुद्रा के अवमूल्यन डिवैल्यूएशन के बाद व्यापार संतुलन के व्यवहार से, आय असमानता के बढ़ने से, या कर राजस्व में कमी से। सही उत्तर है दोस्तों मुद्रा के अवमूल्यन डिवैल्यूएशन के बाद व्यापार संतुलन के व्यवहार से। देखिए जे कर्व क्या होता है, जे कर्व ये दिखाता है कि अवमूल्यन के तुरंत बाद जो आपका डिवैल्यूएशन हुआ है उसके तुरंत बाद शुरुआत में व्यापार घाटा थोड़ा बढ़ता है, मतलब डिवैल्यूएशन होने के बाद आपका व्यापार का घाटा शुरू में थोड़ा आपका घटता है ना, मतलब घाटा क्या है, बढ़ रहा है कायदे से। ठीक है, घट रहा है मतलब घाटा आपका बढ़ रहा है। ठीक है, जे का जो मतलब इसमें जो निचला हिस्सा है वो आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और फिर धीरे धीरे निर्यात बढ़ने से स्थिति क्या होती है, सुधरती है। मतलब जे का जो कर्व है वो ऊपर चले जाता है। ठीक है, ये आपका जैसे जे कर्व बना हुआ है तो शुरुआत में क्या है दोस्तों, ये घट रहा है आपका, अब बाद में फिर ऐसे बढ़ते जाएगा, जब आपका निवेश बढ़ते जाएगा जे ऊपर चले जाता है, तो ये आपका जे कर्व इफेक्ट है। मुद्रा के अवमूल्यन के बाद व्यापार संतुलन के व्यापार में आना, शुरुआत में डिवैल्यूएशन के बाद आपको थोड़ा घाटा होगा, तो उसके धीरे धीरे संतुलन में चले जाएगा, जो कि ये आपका जे वक्र कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर को बास्केट में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा शामिल नहीं है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की बास्केट में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा शामिल नहीं है। अमेरिकी डॉलर, चीनी युआन, भारतीय रुपया या जापानी येन। सही उत्तर है दोस्तों भारतीय रुपया इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही उत्तर है भारतीय रुपये। देखिए एसडीआर क्या होता है, बास्केट ऑफ करेंसी। एसडीआर बास्केट ऑफ करेंसी में 5 मुद्राएं शामिल हैं। 5 मुद्रा कौन कौन से, एक तो अमेरिका का हो गया दोस्तों, दूसरा याद रखना है आपको यूरो हो गया, तीसरा हो गया आपका चीनी रेनमी भी बोलते हैं जिसको, है ना, चाइनीज को, और एक हो गया आपका जापानी येन, और ब्रिटिश पाउंड भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो लेकिन भारतीय आपका जो करेंसी है एसडीआर में शामिल नहीं है। आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार में एसडीआर के बास्केट में भारतीय रुपया शामिल नहीं है, याद रखेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक विकास के संतुलित विकास के सिद्धांत, है ना, थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ के मुख्य समर्थक कौन थे। अल्बर्ट हर्शमैन, रागनार नर्कसे, एच.डब्ल्यू. सिंगर या डब्ल्यू रोस्टोव। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एच.डब्ल्यू. सिंगर ने संतुलित विकास के सिद्धांत, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के सिद्धांत में इन्होंने ये बात कही थी कि जो आपका निवेश है, मतलब कायदे से कहा जाए जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र हैं, जैसे आपका कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा हो गया, तीनों तृतीय, मतलब प्रथमा द्वितीय तृतीय तीनों क्षेत्र होते हैं, आप सभी जानते हैं। उस सब पर एक साथ क्या किया जाए, निवेश किया जाए, एक साथ उसमें सब में निवेश किया जाए, ताकि वह एक दूसरे से क्या हो सके, मांग पैदा कर सके एक दूसरे के लिए, और जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में आपका बैलेंस आएगा, मतलब विकास का सिद्धांत में आपका संतुलित होगा। ठीक है, संतुलन बनेगा। नेक्स्ट है आपका, याद रखेंगे सिंगर जी ने बोला था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ, याद रखेंगे इसको। अगला है किसी अर्थव्यवस्था के विकास के चरणों में, इसके अर्थव्यवस्था के विकास के चरणों में आत्मस्फीति की अवस्था, टेक ऑफ स्टेज के ठीक बाद कौन सी अवस्था आती है ना। किसी अर्थव्यवस्था के विकास के चरणों में आत्मस्फीति की अवस्था, टेक ऑफ स्टेज के ठीक बाद कौन सी अवस्था आती है। पारंपरिक समाज की अवस्था, परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, अत्यधिक उपभोग की अवस्था या पूर्व शर्तों की अवस्था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, ड्राइव टू मैच्योरिटी।
देखिए रोस्तव जी थे आपके, रोस्तव, उन्होंने क्या बताया था, आर्थिक विकास के 5 चरण। पहला तो होता है आपका क्या, पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक आपका समाज हो गया। दूसरा चरण में जो है वो है आपका टेक ऑफ, जिसको बोलते हैं स्टेज, टेक ऑफ स्टेज मतलब हो गया आपका पूर्व शर्तें। तीसरा जो है आपका वो आत्मस्फीति होता है, जिसको आत्मस्फीति कहा जाता है। चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है परिपक्वता की अग्रसर होना, ऑप्शन नंबर बी जो है। और जो पांचवा होता है वो है आपका अत्यधिक उपभोग की अवस्था, अत्यधिक उपभोग की अवस्था। ये क्या हो गया आपका, अर्थव्यवस्था के, है ना, विकास के चरण, 5 चरण। पहला पारंपरिक समाज, दूसरा पूर्व शर्तें, तीसरा आत्मस्फीति और चौथा होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, जो इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि टेक ऑफ स्टेज जिसको बोलते हैं आपका आत्मस्फीति, इस अवस्था के ठीक बाद कौन सा आता है बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है दुष्चक्र का सिद्धांत, विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी। दुष्चक्र का सिद्धांत, विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये बताता है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ये कथन किसका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 बार प्रश्न आ चुका है। दुष्चक्र का सिद्धांत, विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये बताता है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ये कथन किसका है, एडम स्मिथ, रागनार नर्कसे, गन्नार मिडोर या अमर्त्य सेन। सही उत्तर है दोस्तों आपका रागनार नर्कसे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक गरीबी के दुष्चक्र को समझाया था। रागनार नर्कसे ने अपनी पुस्तक में गरीबी के दुष्चक्र को समझाया था कि कैसे कम आय के कारण बचत कम होती है, जिससे निवेश कम होता है और देश गरीब बनता जा रहा है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज की कुल संख्या कितनी है, सभी जानते हैं, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के चांसेस क्या है, बहुत कम है, अब सभी को पता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 17, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों, एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया था, जिसमें आपके 17 सतत विकास लक्ष्य थे, जिन्हें 2030 तक के सभी सदस्य, जो उनके सदस्य हैं, है ना, उसको उनके द्वारा हासिल करना का लक्ष्य रखा गया था 2030 तक का, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है भारत में कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एनएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश कौन सी संस्था करती है, नाबार्ड, एफसीआई, कृषि लागत और मूल्य आयोग या नीति आयोग। सही उत्तर है दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीएससीपी, सीएससीपी की जो सिफारिश है उसी के आधार पर क्या होता है, भारत सरकार या आपका जो कृषि मंत्रालय है साल में 2 बार क्या करते हैं, रबी और खरीफ जो की सीजन जो होती है उसके लिए एमएसपी की घोषणा करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। और इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से खाद्यान्न सामान जो है आपका, जैसे धान, गेहूं, ये सभी चीज़ें खरीदा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1982, नाबार्ड, है ना, याद है आपको, पहली क्लास में गया था। जुलाई 1982 में इसका गठन हुआ था नाबार्ड का। इसकी स्थापना किस समिति और सिफारिश पर की गई थी, शिवरमन समिति, नरसिंहन समिति, तेंदुलकर समिति या किलकर समिति। सही उत्तर है शिवरमन समिति, ठीक है। जितना मुझे याद आ रहा है ये 12 जुलाई 1982 में इसका गठन किया गया था, आप लोग चेक कर लीजिएगा, यदि गलत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, बता देंगे आंसर। तो ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, शिवरमन समिति, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, जितना मुझे याद आ रहा है 12 जुलाई 1982 में किया गया था। नेक्स्ट है नच इनफैक्ट या व्यवहारवादी अर्थव्यवस्था, बिहेवियर इकोनॉमिक्स के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नच फिट इनफैक्ट का व्यवहारवादी अर्थव्यवस्था के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रिचर्ड थैलर, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो या पॉल रोमर। सही आंसर है दोस्तों रिचर्ड थैलर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रिचर्ड थैलर को कब मिला था, 2017 में। इनके व्यवहारवादी अर्थव्यवस्था अर्थात जो आपके उद्यमी लोग थे और जो उपभोक्ता हैं उनको मनोवैज्ञानिक निर्णय के लिए, शोध के लिए, मतलब उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। व्यवहारवादी अर्थव्यवस्था पर इतना याद रख लेंगे, इनको नोबेल पुरस्कार 2017 में दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में बैंकों के विलय और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए गठित की गई प्रसिद्ध समिति कौन सी, राजा चेलिया समिति, नरसिंहम समिति, रंगराजन समिति या मल्होत्रा समिति।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका नरसिंहम समिति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1991 और 1998 में गठित जो आपकी कौन सी समिति, नरसिंहन समिति ने भारत में बैंकिंग संरचना में सुधार, जिसको आपको एनपीए कम करना और बड़े बैंकों के विलय के लिए सिफारिश की गई थी। ठीक, याद रखेंगे नरसिंहम समिति किसके लिए, विलय के लिए और वित्तीय क्षेत्र के सुधारने के लिए। ठीक है, जैसे आपका एनपीए वगैरह कम करना उसके लिए। नेक्स्ट है मुद्रा भ्रम, मनी एल्यूशन। मनी एल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जे.एम. किन्स, एर्विंग फिशर, मिल्टन फ्रीडमैन या एस.सी. पिगो। सही उत्तर है दोस्तों एर्विंग फिशर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एर्विंग फिशर का आपका मुद्रा भ्रम का अर्थ है जब लोग मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति को ना देख करके केवल उसकी मौद्रिक कीमत जो नॉमिनल वैल्यू है उसको देख करके निर्णय लेते हैं। एर्विंग फिशर ने जो आपको मुद्रा भ्रम का कहने का मतलब, मुद्रा भ्रम क्या होता है, जब लोग मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति रियल परचेसिंग पावर को ना देखे करके केवल मौद्रिक कीमत नॉमिनल वैल्यू को ही देख करके निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो मनी इल्यूशन शब्द का प्रयोग किसने किया, एर्विंग फिशर ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट, यदि देश का केंद्रीय बैंक नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया जाए तो वाणिज्य बैंकों की साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर आप लोग को देना चाहिए दोस्तों। मैंने सब बताया था, सीआरआर क्या होता है आपका, रिजर्व रेशियो, बैंक रेपो रेट, सब बताया था, रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट, सभी चीज बताया था। अरे भाई देखिए, सीआरआर को कम होने से बैंकों की आरबीआई के पास क्या हो जाएगा, कम नकदी रखनी पड़ेगी। अगर सीआरआर कम हो गया मान लो, तो बैंकों को आरबीआई के पास पैसा कम नकदी रखेंगे, कैश कम रखेंगे, और जिनके उनके पास जनता को लोन देने के लिए अधिक पैसा बचता है और लोन देने की क्षमता क्या हो जाएगी, उससे बढ़ जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, साख सृजन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी उनकी। ठीक है, नेक्स्ट है राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का मुख्य उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कराधान, सार्वजनिक व्यय, खुला बाजार परिचालन या सार्वजनिक ऋण, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या पब्लिक डेब्ट। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खुला बाजार परिचालन, सी। ठीक, खुला बाजार परिचालन, ठीक, आरबीआई की मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं है, ना कि सरकार की राजकोषीय नीति का। ठीक है, खुला बाजार जो परिचालन है वो आपका आरबीआई की मौद्रिक नीति का हिस्सा है, ना कि सरकार के राजकोषीय नीति का। इसलिए ओपन मार्केट जो ऑपरेशन है, याद रखेंगे, वो आपका आरबीआई की मौद्रिक नीति का हिस्सा है, ना कि आपके सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा। ठीक, तो फिजिकल पॉलिसी का मुख्य उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि खुला बाजार परिचालन जो है अब आपके आरबीआई की मौद्रिक नीति का हिस्सा है, ना कि आपके सरकार का। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग का अर्थ क्या है या प्राय क्या है, घाटे का बजट बनाना, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना और पिछले व्यय को आधार ना मानना, केवल बुनियादी ढांचों पर खर्च करना, कोई नया कर ना लगाना। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना और पिछले व्यय को आधार ना मानना। ठीक, जीरो बेस्ड बजटिंग कौन बताया था दोस्तों, ये पीटर पियर ने इस अवधारणा को दिया था, इस कॉन्सेप्ट को बताया था, जीरो बेस्ड बजटिंग। और इनके द्वारा विकसित इस प्रणाली में हर सरकारी विभाग को अपने प्रत्येक खर्च का नए सिरे से औचित्य साबित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सभी जितने भी आपके सरकारी विभाग है उसको अपने प्रत्येक पर्टिकुलरली खर्च का नए सिरे से औचित्य साबित करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी का संबंध किससे सुधार करने से है, सीमा का शुल्क से, आयकर और कॉर्पोरेट का कर या सेवा कर या वैट। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, आयकर और कॉर्पोरेट कर। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का कोड का उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष कर कानून जैसे आपका इनकम टैक्स उसको सरल और अधिक प्रभावी बनाना ही है। ठीक है, किसको बनाएंगे, डायरेक्ट आपका जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट है, जबकि जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट है, याद रखिएगा उसको, है ना। जीएसटी जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जबकि आपका इनकम टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स है दोस्तों, आयकर और कॉर्पोरेट कर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है। राज्य सरकार मतलब स्टेट की जो आपकी गवर्नमेंट है उसके द्वारा लगाया जाएगा और वसूल भी किया जाएगा। निगम का कर, भू राजस्व का कर या सीमा का शुल्क या फिर सेवा कर। अरे भाई डायरेक्ट भू राजस्व कर लगेगा, है ना। अलग अलग स्टेट अलग अलग आपका भू राजस्व कर लगाते हैं, इससे आप सब जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो भू राजस्व, कृषि आय पर जो आपका कर है या स्टाम्प शुल्क, जैसे इस सब पर किसका है, राज्य सूची का विषय ये सब, तो राज्य सरकार इस पर टैक्स लगाएगी। ठीक है, सीमा शुल्क नहीं लगेगा, सेवा कर भी नहीं दोस्तों, निगम कर भी नहीं। भू राजस्व कर जो आपका लैंड रेवेन्यू है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर
जो आपका भू राजस्व है या किसी आय पर या आपका स्टाम्प शुल्क है, इस सभी पर क्या है आपका दोस्तों राज्य सरकार अपना लगाएगी टैक्स और वसूलेगी भी। नेक्स्ट है बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेप्स शब्द का अक्सर समाचारों में किस संदर्भ को देखा जाता है, किस संदर्भ में देखा जाएगा बेप्स? क्या है बेप्स? ये है आपका बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा कर चोरी, कर अपवचन रोकना, पर्यावरण प्रदूषण कम करना, कृषि निर्यात बढ़ाना या बैंकिंग एनपीए कम करना। सही उत्तर है दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी रोकना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेप्स G20 और आपका OECD का एक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो टैक्स बचाने के लिए मुनाफे को कम टैक्स वाले देश में शिफ्ट करने से रोकना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO। इसका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कहाँ पर है इसका मुख्यालय दोस्तों, तो जिनेवा में बताया था मैंने आपको। ठीक है, इसके तहत अंबर बॉक्स सब्सिडी का संबंध किससे है? विश्व व्यापार संगठन के तहत अंबर बॉक्स सब्सिडी का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण के लिए दी जाने वाली जो सब्सिडी है उसके लिए, ऐसी कृषि सब्सिडी जो व्यापार को विकृत अर्थात डिस्टॉर्ट करती है, या अनुसंधान विकास के लिए दी जाने वाली छूट, या विकासशील देशों को मिलने वाली विशेष तकनीकी सहायता। सही तरह दोस्तों ऐसी कृषि सब्सिडी जो व्यापार को विकृत करती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके तहत जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह नीति अभी आती है ना, MSP भी है मतलब जो आपका कृषि सब्सिडी है इसी के अंतर्गत आती है ये नीति भी। और इन पर जो है WTO नियंत्रण या आपका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर क्या कर रहा है, नियंत्रण लगा रहा है या फिर आपका सीमाएं लगाता है, क्योंकि इससे वैश्विक व्यापार क्या होता है दोस्तों, प्रभावित होता है। तो एम्बर बॉक्स का संबंध याद रखेंगे, ऐसी कृषि सब्सिडी जो व्यापार को विकृत करती है उससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में आ सकता है एम्बर बॉक्स। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन में स्वायत्त मतें। भुगतान संतुलन में स्वायत्त मतें ऑटोनॉमस आइटम्स वो होती हैं जो लाभ के उद्देश्य स्वतंत्र आर्थिक कारणों से की जाती है। दूसरा घाटे को पाटने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है। तीसरा केवल सरकारी अनुदान होती है। ये चौथा विदेशी ऋण का हिस्सा होती है। सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, लाभ के उद्देश्य या स्वतंत्र आर्थिक कारणों से की जाती है। ठीक है, भुगतान संतुलन में स्वायत्त मदे को और क्या कहते हैं दोस्तों, अबव द लाइन मदे भी कहा जाता है। ठीक है, जो सामान्य व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तुलनात्मक लागत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स से कराते जा रहा हूँ, ताकि आपके जो 15 प्रश्न है ना उसमें से प्रश्न आपके 12 से 14 तो बन ही जाए हमारे इस MCQ सीरीज के माध्यम से। ठीक है, और जिनको भी PDF अभी भी बाय करना है दोस्तों वो कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का प्राइस है, बता चुका हूँ। व्हाट्सअप कर लेंगे आप लोग, जिनको भी अगर लेना होगा 8962530503 इसमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको 99 रुपीज़ बाय करके आप ये PDF बाय कर सकते हैं। आपको QR कोड दे दिया जाएगा, वहाँ बाय कर सकते हैं। ठीक है, जिनको फास्ट रिविजन करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं तुलनात्मक लागत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट का प्रतिपादन। ठीक है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हैबरल ओहिलन। सही उत्तर है दोस्तों डेविड रिकार्डो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझाने के लिए आपका तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया था। तुलनात्मक अर्थात थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। ठीक है, और इसके अनुसार देश को उस वस्तु का निर्यात करना चाहिए जिसे बनाने में उन्हें तुलनात्मक रूप से कम लागत आती है। इनके अनुसार क्या था, रिकार्डो के अनुसार कि देश को आगे बढ़ाने के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए उस वस्तु का निर्यात करना चाहिए जिसे बनाने में उन्हें तुलनात्मक रूप से कम लागत आए और उनका देश विकास कर सके। नेक्स्ट है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, भारत में जो आपका स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है ना, कब पारित किया गया था और कब लागू भी हुआ, ये भी प्रश्न है। 2000 में या 2001 में लागू, 2005 में पारित, 2006 में लागू, 2010 में पारित, 2011 में लागू या 2014 में पारित, 2015 में लागू। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2005 में ये पारित हुआ था और 2006 में लागू कर दिया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, अधिनियम मई 2005 में संसद के द्वारा पारित किया गया था और ये आपका 10 फरवरी से इम्प्लीमेंट हो गया था या प्रभावी हो गया था। याद रखेंगे कब हुआ था, 2005-2006 से लागू। यदि मांग वक्र डिमांड का जो है कर्व पूर्ण रूप से क्षैतिज मतलब आपका हॉरिजॉन्टल है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मांग की लोच का मान क्या होगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 0 इकाई के बराबर, अनंत इन्फिनिटिव या इकाई से कम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका अनंत, ऑप्शन नंबर सी इन्फिनिटिव। देखिए
जब मांग वक्र बिल्कुल आड़ा रहे, हॉरिजेंटल रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा, ये आपका जो है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर ये जो मांग है ना, मांग का कर्व डायरेक्टली आप इसी पे ही हॉरिजेंटल लेटा हुआ है, सोया हुआ है समझ लीजिए, है ना, बिल्कुल आड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि कीमत में मामूली बदलाव होने पर भी मांग अनंत हो सकता है। यदि इसकी कीमत में आपका एकदम जरा सा माइनर से भी आपको बदलाव होता है तो मांग क्या होगा, डिमांड क्या होगा, वो इन्फिनाइट जा सकता है, ठीक है, अनंत जा सकता है। नेक्स्ट याद रखेंगे इसे। अगला है किसी वस्तु के उत्पादन में उपयोग किए गए स्वयं के साधन। यदि किसी वस्तु का जो उत्पादन हो रहा है उसमें किए गए स्वयं के साधन की अनुमानित लागत को क्या कहा जाएगा, है ना। कोई चीज आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें आप अपने सामान को लगा रहे हैं, तो उसकी लागत को क्या कहा जाएगा, स्पष्ट लागत, अंतर्निहित लागत, अवसर लागत या डूबती लागत। सही उत्तर है दोस्तों अंतर्निहित लागत, इम्प्लीसिट कॉस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी इम्प्लीसिट कॉस्ट। जैसे यदि कोई आपका व्यवसाय अपनी खुद की दुकान में व्यापार करता है ना, कोई व्यवसायी है, कोई व्यक्ति है, ऑनर है, अपनी खुद की दुकान में व्यापार भी कर रहे हैं, तो उस दुकान का अनुमानित किराया अंतर्निहित लागत माना जाएगा, जिसके लिए उसे नगद भुगतान नहीं करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, खुद की दुकान में अपना काम कर रहे हैं तो ये अंतर्निहित हो गया उसका, है ना, कोई किराया उसमें लग नहीं रहा है, इसलिए नगद भुगतान करना उसको जरूरत ही नहीं है किसी को। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में किसे घटाया जाता है। ठीक है, एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में किसको घटाया जाएगा, प्रत्यक्ष कर, डेप्रिसिएशन, सब्सिडी या शुद्ध विदेशी आय। मैं इसको भी पढ़ा चुका हूँ, आपने अगर पहले वीडियो नहीं देखे हैं इस उप अंकक्षक सीरीज का, एमसीक्यू सीरीज का, तो क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा, क्योंकि हम लगभग 1000 प्रश्नों को डील कर रहे हैं दोस्तों, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डील किए हमने कि इंडिया में कहीं भी आपको ऑडिटर सब ऑडिटर का एग्जाम है, सब के क्वेश्चंस को यहाँ एकत्रित करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस बने ही बने। ठीक है, तो एनएनपी निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपी निकालते हैं तो हम लोग एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, आपका हास होगा, सभी चीजें बताए हमें, है ना। तो एनएनपी निकालने का सबसे सही तरीका है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करना। सकल जो आपका मूल्य ग्रॉस है, ग्रॉस मूल्य से शुद्ध नेट मूल्य प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा संपत्ति में होने वाली जो घिसावट है, जो डेप्रिसिएशन है या मूल्य ह्रास से उसको घटाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी, याद रखेंगे इसको। उपभोक्ता की बचत जिसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा का वैज्ञानिक विकास किसने दिया था। उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस की अवधारणा का वैज्ञानिक विकास किसने दिया था, एडम स्मिथ, मार्शल या आर हिक्स या सैमुएल्सन। सही तरह दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए अल्फ्रेड मार्शल, इनके अनुसार उपभोक्ता की बचत का अर्थ है उपभोक्ता किसी वस्तु के, जो आपके वस्तु के लिए जो कीमत देने का तैयार हो, जैसे आपका माइनस वास्तव में वह तो कीमत देता है ना, वास्तव में वह जो कीमत देता है, मार्शल ने इसे वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया था। मतलब मार्शल के अनुसार जो उपभोक्ता की जो बचत का अर्थ है, जो उपभोक्ता जो कंज्यूमर है किसी वस्तु के लिए जो कीमत दे रहा है उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, वास्तव में वो जो दिया, जो बार्गेनिंग करने के बाद जो दिया उसी चीज को बता रहा है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की जो बचत हो पाई, बार्गेनिंग किया या जो भी कुछ किया उसमें, है ना, जो एक्चुअल प्राइस बताया गया था और उससे ना दे करके उसने क्या किया, अपने हिसाब से जो मनी डिसाइड करके दिया, तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस हुआ दोस्तों। इसकी अवधारणा किसने दी थी, मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट है मैसर्स टर्न या मैसर्स टर्न, जिसको व्यापार की शर्तें टर्म्स ऑफ ट्रेड मुख्य रूप से क्या बताती हैं। मैसर्स टर्न्स नाम भी दिया गया दोस्तों, इसे याद रखेंगे। व्यापार की शर्तें टर्म्स ऑफ ट्रेड मुख्य रूप से क्या बतलाती हैं, घरेलू और विदेशी व्यापार का अनुपात, निर्यात मूल्यों और आयात मूल्यों का अनुपात, कर और जीडीपी का अनुपात या मुद्रास्फीति और ब्याज दर का अनुपात। सही उत्तर है दोस्तों आपका निर्यात मूल्यों और आयात मूल्यों का अनुपात, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्यापार की शर्तें क्या दर्शाती हैं कि किसी देश की जो निर्यात सूचकांक और आयात सूचकांक इनके बीच का जो संबंध है ना, इसी को ही आपका शो करती है क्या, व्यापार की शर्तें। किसी भी देश का क्या है, निर्यात सूचकांक और जिसका आयात सूचकांक के बीच का संबंध, तो निर्यात और आयात मूल्य का अनुपात ही इसका सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 2000, 2003, 2005, 2008। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका 2003 बी। ठीक है, 2003 में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने और सरकार का जो राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वर्ष 2003 में एफआरबीएम, जिसको बोलते हैं आपका राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, ये जारी किया गया था, कानून पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका गैर योजनागत व्यय
नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कौन सा? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। रक्षा व्यय, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन। देखिए सही उत्तर है दोस्तों ब्याज का भुगतान। बाकी रक्षा का व्यय एक प्लान एक्सपेंडिचर है, सब्सिडी भी प्लान, वेतन और पेंशन भी, लेकिन जो ब्याज का भुगतान है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। आप सभी समझते होंगे इस चीज को। सरकार के द्वारा जो अतीत में किए गए, है ना, अतीत में जो भी लिए गए जो कर्ज हैं या उस पर दिया जाने वाला जो ब्याज है, उसे क्या कह रहे हैं? गैर योजनागत व्यय। इसी का सबसे बड़ा एकल मत भी होता है, सबसे बड़ा हिस्सा भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि किसी देश का व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऋणात्मक है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसको भी बताया था मैं। अगर किसी देश का व्यापार जो संतुलन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है, देश का आयात उसके निर्यात से अधिक है, देश के पास विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ रहा है, देश में बजट अधिशेष है। सही है ऑप्शन नंबर बी, देश का जो आयात है उसके निर्यात से अधिक है। अरे भाई मान लीजिए इंडिया है, अपना सामान बाहर कम बेच रही है लेकिन मंगा ज़्यादा रही है ना, तो क्या हो रहा है दोस्तों? ऋणात्मक हो रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका। और हो ही रहा है। भारत में जो भी ये प्रोडक्टिविटी सामान बन रहे हैं, कुछ भी चीज़ें प्रोडक्शन हो रहा है, तो निर्यात कम हो रहा है लेकिन आयात ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो अमेरिका से हो, चाइना से हो, रूस से हो, यहाँ पे भारत में आयात ज़्यादा हो रहा है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो बाकी सब तो देखिए, आयात अधिक, निर्यात अधिक होगा तो फायदा ही हो रहा है, देश के पास विदेशी मुद्रा बढ़ेगा तो भी फायदा हो रहा है, देश में बजट अधिशेष है, मतलब ये भी फायदा ही की बात है। लेकिन देश का जो आयात है अगर निर्यात से अधिक है तो यहाँ पर आपका नेगेटिव रहेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सभी विषय की निःशुल्क क्लासेस दी जाएंगी, पूरी तैयारी करवाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट से कराया जाएगा। हो सकता है कि एक आध दो दिन आपको लेट वीडियो प्राप्त हो, लेकिन हम लोग कम्प्लीटली कमिटमेंट किए हैं कि आपको पूरा तैयारी करवाएंगे सभी सब्जेक्ट्स का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, छत्तीसगढ़ हो, सीडीपी हो। अभी मैंने बात किया था सीजी सेट पेपर 1 का, उसका भी तैयारी करवाऊंगा, तो मतलब मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, उप अंकेक्षक वाले को मैं यही कहूँगा, जितना वीडियो आप लोगों को मिल चुका है उसको आप लोग बार बार देखिए। जो लोग बार बार नहीं देख रहे हैं, जो लोग पीडीएफ बाय करना चाहते हैं वो पीडीएफ बाय कर सकते हैं, है ना। मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया आपको 8962530503। इसमें जा करके वो 99 रुपीज़ दे करके जितने भी क्लासेस हमने उप अंकेक्षक सब ऑडिटर के लिए दिया है उसके पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ वन लाइनर भी आप लोगों का तैयार हो रहा है, तो एग्जाम के 1 वीक पहले आपको वन लाइनर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन्हें भी लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पूरे क्लासेस के वीडियो मिलेंगे आपको। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 20 क्लासेस मैंने कहा है, 20 से 20 पीडीएफ कहा है, मैं उससे अधिक देने का प्रयास करूँगा दोस्तों। मॉडल पेपर भी उस पर भी विचार कर रहे हैं हम लोग, उसका भी आपका एडिटिंग हो रहा है, उसमें काम चल रहा है, वो भी आप लोगों को जल्द दिया जाएगा, कराया जाएगा उसको भी। तो आप लोग बेफिक्र करके जितना पढ़ लें उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए और पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पर इतनी बात करते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। और जिन्होंने अभी तक एक भी क्लासेस नहीं देखा है तो वो क्लास नंबर 1 से पढ़ें। काफ़ी लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि सर कैसे करें कैसे करें, तो आप लोग क्लास नंबर 1 से जाइए। हम लोग बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी कराने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं कि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, वो भी कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। कम समय में बेटर वर्क करने का हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आप लोगों को भी यही करना चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम को केवल मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। तो 10 दिन में आप जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़िए, उसी को रिविज़न करिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।